नमस्कार, मैं हूं प्रभात शुंगलू, आपका अपना द न्यूज बास। क्योंकि खबर देखना, पढ़ना या सुनना ही नहीं, खबरों को समझना भी जरूरी है। द न्यूज बास के शो में आज समझेंगे क्या कहते हैं ओपिनियन पोल और उनके क्या मायने निकाले जाए। इसके अलावा आपको बताएंगे एक शूरवीर की कहानी। हालांकि पहली कहानी भी एक स्वयंभू शूरवीर के बारे में ही है। तो आज की प्रमुख कहानी का शीर्षक है अच्छे दिनों का तिलिस्म और मूड ऑफ द नेशन। अच्छे दिन क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? आम आदमी के लिए अच्छे दिन का मतलब है पहनने को कपड़े हो, रहने को एक छत हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, मेडिकल सुविधा हो, सुरक्षित माहौल हो और ठीक ठाक बैंक बैलेंस। कम से कम बैंक में 15 लाख रुपए तो हो, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रॉमिस किया था। बैंक बैलेंस याद आया, आपसे एक सवाल लगे हाथ तो पूछ ही लूं। आपके बैंक खाते में 15 लाख रुपए आ गए क्या? अच्छे दिन की बात कर रहे हैं तो आप पकौड़े बेचने वालों के लिए अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? अगर आप पकौड़े बेचते हैं तो आपका सपना होगा आपका व्यापार बढ़े, आपके बच्चों को पकौड़े ना बेचने पड़े और उससे बेहतर रोजगार मिले। मगर मोदी जी की माने तो बेरोजगारी लदेगी, अच्छे दिन आएंगे अगर देश पकौड़े बेचे। पिछले साल जून तक बेरोजगारी दर 3.8 से बढ़कर 4.3 हो गई थी। खैर, अच्छे दिन की परिभाषा किसान से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा सूखा ना पड़े, फसल अच्छी हो, मार्केट में फसल के सही दाम मिले, सरकार न्यूनतम दर तय करे, सेठ साहूकार से कर्ज ना लेना पड़े और लिया भी तो चुकाने की ताकत हो, ताकि हमें अपनी जान ना लेनी पड़े। लेकिन देश का किसान आज भी कर्ज में डूबा है, आज भी फांसी लगा रहा है और सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। महाराष्ट्र में ही पिछले साल मार्च से मई यानी कि इन 3 महीनों में फसल की बर्बादी, बैंकों को कर्ज ना चुका पाने के कारण 639 किसानों ने आत्महत्या कर ली। और यह सरकारी आंकड़ा है, महाराष्ट्र सरकार का ही आंकड़ा है। और यह सिर्फ एक राज्य के 3 महीनों के आंकड़े हैं। आम आदमी पापी पेट के लिए जीता है और इस देश का नेता हमारे वोट के लिए। जेब में वोट है तो नेता के अच्छे दिन है। किसी और के अच्छे दिन चल रहे हो या नहीं, मगर मोदी जी के अच्छे दिन शायद लदने वाले हैं, क्योंकि इधर दिल्ली के आसमान पर कुछ काले बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। 3 राज्यों में बैठे बिठाए सत्ता हाथ से निकल गई और अब एक और खतरा मंडरा रहा है, सत्ता से बेदखल होने का, दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने का। यह मेरा यानी द न्यूज बास का अनुमान नहीं, बल्कि मोदी के लिए यह खतरे की घंटी कुछ मीडिया संस्थानों ने बजाई है। पिछले 48 घंटों में 2 मीडिया संस्थानों ने मूड ऑफ द नेशन राजनीतिक सर्वे करवाया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या नतीजे हो सकते हैं। तो ये 2 संस्थान हैं, इंडिया टुडे और एबीपी न्यूज। इंडिया टुडे का सर्वे जो था वो किसी के साथ गठबंधन करके करवाया गया। कार्बी इनसाइट्स नाम है उसका संस्था का। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज ने जो सी वोटर के साथ मिलकर किया, वो पोल सर्वे भी कल चैनल ने दिखाया। और इंडिया टुडे के पोल सर्वे में एनडीए को 237 सीटें दी गई हैं। जी हां, 237, यानी कि 2014 का अगर आंकड़ा लिया जाए, उससे कंपेयर किया जाए तो 99 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है एनडीए को। बीजेपी की सीटें भी 282 से घटकर 282 सीटें हैं आज की लोकसभा में बीजेपी की, यानी कि 272 के जो जादुई आंकड़ा है, मेजॉरिटी मार्क है, उससे भी 10 सीटें आगे बीजेपी की ही हैं। ये सीटें भी घटकर 202 पर सिमट जाएंगी अगर इंडिया टुडे के सर्वे की बात करें। यानी बीजेपी को 2014 के मुकाबले 80 सीटों का नुकसान हो रहा है। वहीं एबीपी न्यूज और सी वोटर सर्वे में एनडीए घटकर 233 पर आ जाएगा और बीजेपी 282 के शिखर से उतरकर 203 पर आ जाएगी। यहां पर भी लगभग
80 सीटों का नुकसान। यानी कि दोनों अगर आप देखें तो दोनों सर्वे लगभग एक ही सी बात करते हुए और दोनों ये बताते हुए कि एनडीए को तो नुकसान है ही, सबसे जबरदस्त एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को नुकसान है। यही नहीं, वोट शेयर में भी भारी गिरावट आई है। इंडिया टुडे पोल मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक 2014 में जहां एनडीए को कुल शेयर के वोट शेयर जो है 38% थे, वो घटकर 35 पर आ गए हैं। यानी 3% का नुकसान। अब ये 3% आपको कम लगते हो, लेकिन अगर इसको सीटों में ट्रांसलेट किया जाए तो ये भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इन 3% वोट शेयर का हेरफेर बीजेपी के लिए सुनामी से कम नहीं, क्योंकि इस 3% वोट शेयर की गिरावट से बीजेपी को सीधे 80 सीटों का नुकसान और उसके गठबंधन को लगभग 100 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। मोदी की बीजेपी को सबसे भारी नुकसान यूपी में हो रहा है। इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक यूपी में एनडीए 73 से घटकर सीधा 18 पर आ जाएगा। अखिलेश और मायावती गठबंधन बीजेपी पर कहर बनकर टूट रहा है। ये जो अभी हाल फिलहाल बुआ भतीजे का जो गठबंधन हुआ है, 2 सीटें छोड़कर वो सभी सीटों पर लड़ रहे हैं, उसमें आरएलडी को भी शामिल किया गया है। उसे 58 सीटें मिलने का अनुमान है इस गठबंधन को, मायावती और अखिलेश के गठबंधन को। वहीं एबीपी सर्वे यूपी में बीजेपी को 25 सीटें ही दे रहा है। याद रखिए, पिछले बार यानी कि इस फिलहाल बीजेपी की 71 सीटें हैं यूपी से, केवल यूपी से ही 71 सीटें और 2 सीटें अपना दल को मिली जो बीजेपी की सहयोगी है। और बबुआ गठबंधन जो है उसको अगर ये इस सर्वे की बात करें हम एबीपी न्यूज के, तो उसको 58 सीटें मिल रही हैं। लेकिन यूपी में कांग्रेस को कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा। यह भी इन दोनों सर्वे से बड़ा क्लियर लग रहा है। यहां पर एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, और वो ये कि ये दोनों पोल सर्वे प्रियंका गांधी के नए रोल के ऐलान से पहले के हैं। प्रियंका का यूपी पहुंचना, पूर्वी यूपी की कमान संभालना, इससे हालात बदल भी सकते हैं। इसी पूर्वी यूपी में मोदी की बनारस सीट भी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर भी है। दोनों पोल सर्वे में यह भी पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों के बीच एक्सेप्टेबिलिटी भी कम हुई है। यानी कि देश किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेगा, अभी भी एक बड़ा वर्ग मोदी के हक में ही है, जो कि इस पोल सर्वे में आया है, निकल कर आया है। 2014 के चुनाव के समय ये आंकड़ा अगर 70 के आसपास था मोदी को लेकर, तो वो घटकर 49 पर आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी है, जिसको पिछले 5 सालों में जो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा और वो पप्पू और उसको उपाधि दी, तो उसकी सीटें एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ी है। आपको याद हो 2014 के चुनावी सर्वेक्षण आते थे तो उसमें 9%, 8% की एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर थी राहुल गांधी को लेकर, जो कि अब बढ़कर 27 पर पहुंच गई है। लेकिन मोदी भक्तों के लिए एक अच्छी खबर जरूर है। दोनों ही सर्वे बता रहे हैं कि हंग पार्लियामेंट की संभावना ज्यादा है। जी नहीं, मोदी की सीटें कम जरूर हो रही हैं, मगर यूपीए की इतनी भी नहीं बढ़ रही हैं कि वो कहीं 2072 के जादुई आंकड़े के आसपास दिखे। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे यूपीए को 167 सीटें ही दे रहा है, जबकि इंडिया टुडे जो है करीब करीब 166। एबीपी के पोल सर्वे में कांग्रेस को 109 सीटें मिल रही हैं, यानी कि 44 जो सीटें थी, यानी दोगुने से भी ज्यादा फायदा है कांग्रेस को, क्योंकि नॉन एनडीए और नॉन यूपीए पार्टियों को 140 सीटें मिलने की ही संभावना है। इनमें कौन कौन सी पार्टियां आती हैं जो फिलहाल इन दोनों गठबंधनों में नहीं है? मुख्य तौर पर ये पार्टियां हैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, केसीआर की तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और तमिलनाडु की आईएडीएम की। यानी चुनाव के बाद एक और गठजोड़ बनेगा। कुछ इधर से कुछ उधर जाएंगे और कुछ उधर से इधर। जो कहीं नहीं होंगे उनको कहीं बहला फुसला के अपने पाले में हाँक लिया जाएगा। जोड़ तोड़ होगी, जिसकी कांग्रेस
पुरानी माहिर है और मोदी जी की बीजेपी ने अच्छे दिनों के चलते ये महारत हासिल कर ली है। कुल मिलाकर मोदी जी का जो 10 साल राज करने का सपना था 2014 से लेकर 2024 का, वो सपनों का महल कहीं टूटता सा दिख रहा है। लेकिन पोल सर्वे और चुनाव के बीच अब भी कुछ हफ्ते बचे हैं और इस बीच सत्ताधारी गठबंधन अपनी पूरी ताकत, अपने सारे रिसोर्सेस, सारे हथकंडे अपनाएगा ताकि पब्लिक को आखिरी वक्त रिझाया जा सके। जैसा कि अभी हाल फिलहाल आपको देखने में भी मिला, सरकार ने, मोदी सरकार ने सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण का फैसला सुनाया, जो कि अब कानून बन चुका है। और अभी बजट भी तो पेश होना है, भले ही अंतरिम बजट हो, लेकिन कुछ रेवड़ियां तो बांटी जाएंगी। इसलिए चुनावी राजनीति में हर दिन का गुजरना क्रिकेट के वनडे मैच के डेथ ओवर्स जैसा ही है। कुछ भी हो सकता है, छक्का भी पड़ सकता है और छक्के भी छूट सकते हैं। लेकिन पोल सर्वे से एक बात तो साफ है, जुमले बड़े बेवफा होते हैं। हाउ इज द जोश। आज की दूसरी कहानी एक शूरवीर, असल जिंदगी में एक शूरवीर को लेकर, जिसे 26 जनवरी को इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति अशोक चक्र से सम्मानित करेंगे। भारत का शांति के समय का सबसे ऊंचा वीरता का पदक है अशोक चक्र। यह सम्मान सैनिकों और आम नागरिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। और ये अब तो इसमें पेंशन भी मिलने लगी, 1400 रुपये मासिक। राष्ट्रपति स्वयं ये अवार्ड देते हैं, अशोक चक्र। जानते हैं इस बार अशोक चक्र किसे दिया गया है? लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत। गणतंत्र दिवस वाले रोज उनके सगे संबंधियों को ये राष्ट्रपति ये पदक सौंपेंगे। नजीर अहमद के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है कि शहादत उनकी कैसे हुई। नजीर अहमद वानी कश्मीर के रहने वाले थे। वो कभी इखवान हुआ करते थे। इखवान यानी वो आतंकवादी जिसने हथियार डाल दिए हों और सेना में भर्ती होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में लग गया हो। नजीर अहमद वानी पिछले साल 23 नवंबर को आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए, लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हुआ कुछ यूं कि उस दिन शोपियां के बाटाकुंड इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना थी। सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी को आतंकवादियों से मुठभेड़ में भेजा गया। इस टुकड़ी में लांस नायक नजीर वानी भी थे। आतंकवादी 6 थे। लांस नायक नजीर की टीम का यह टास्क था कि आतंकवादियों को आगे बढ़ने से रोका जाए। आतंकवादियों को जब इसका पता लगा कि वो घिर गए हैं तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ग्रेनेड भी फेंके, ग्रेनेड से हमला किया, जिसकी वजह से नजीर घायल भी हुए, मगर इस बीच उन्होंने एक आतंकवादियों को मार गिराया। दूसरे आतंकवादी कुछ घर में छुप गए और घायल होने के बावजूद नजीर अपने मोर्चे पर डटे रहे और उस आतंकवादी से भी उनका बाकायदा 2-2 हाथ हुआ। अंत में उन्होंने उस आतंकवादी को भी मार गिराया। सेना को इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली, मगर वानी बुरी तरह घायल थे। 38 साल के वानी जब अस्पताल ले जाए गए, वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। शनिवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों उनके परिजनों को दिया जाएगा। द न्यूज बास देश के सर्वोत्तम पीस टाइम पदक से नवाजे जाने वाले नजीर अहमद वानी की शहादत को सलाम करता है। जय हिंद। आज का शो इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे। द न्यूज बास फिर हाजिर होगा एक नए शो के साथ। नमस्कार।